कोई मोहब्बत रब दे नाल झुम भुलिया गुम पागल पागल लोकी आखण भुलिया आहो आहो आह। मेरी आवाज का ताल्लुक डायरेक्ट मेरे दिल से है। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्राइक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। और हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूं, इनका आप बड़ा इंतजार भी कर रहे हैं और इनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इनका शुमार होता है उन लोगों में जो बहुत अरसे से मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आजकल एक सीरियल चल रहा है जिसका नाम है मैं, और उसमें इनके किरदार को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो हम अपने शो में वेलकम करेंगे शहजाद नवाज साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, और हम बड़े एक्साइटेड हैं। आपका ड्रामा भी देख रहे हैं, बल्कि इस वक्त आपके एक नहीं 2-3 सीरियल्स हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला आप देखे भाले तो लगे। मुझे जब मैंने आपको अभी देखा तो मुझे लगा देखे भाले हैं, लेकिन वो एक होता है ना कि ब्रेक शायद आता है, आप ऑन स्क्रीन इतना काम नहीं करते, बैक स्क्रीन आपका ज्यादा काम है। तो मैं जानना चाहूंगी क्या क्या कुछ करते हैं आप? डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इस वक्त आप मुझे एक स्टूडियो में नजर आ रहे हैं और उसके बारे में आपने बताया कि ये भी आप ओन करते हैं। तो हम इसी से शुरू करेंगे कि क्या क्या काम आपने किए हैं और कब से आप इंडस्ट्री में हैं। मुश्किलें पड़ी मुझ पर इतनी के आसान हो गई, गालिब ने कहा था। तो बचते क्या ना करते। मैं क्रिएटिव के मुख्तलिफ फैकल्टीज में काम करता हूँ। टीचिंग, वर्कशॉप्स, म्यूजिक, प्रोडक्शन, फिल्मिंग, राइटिंग, वॉइस ओवर्स, नैरेटिव, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस, इवेंट मैनेजमेंट। अजीब सा लगता है अपने बारे में इस तरह कहना, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने क्योंकि पूछा तो जरा निहायत ही आजिज़ी से मैं बता रहा हूँ। तो मेरी ये परतें हैं, जहते हैं, दे आर दीज डिमेंशंस टू मी। समझता हूँ क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है उसको हम खुद पाबंद कर देते हैं। उसको एक टेरेंट में ले जाते हैं कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं, क्योंकि आइडिया जो है वो जेनेसिस है, वो बुनियाद है, वो बीज है जिसकी बेसिस उसको इवॉल्व करते हैं, ड्वेल करते हैं, डेवलप करते हैं एंड इवेंचुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, इंटीरियर में हो, कपड़ों में हो, म्यूजिक में हो, एक्टिंग में हो, यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, डिजाइन आर्ट्स हो, कम्युनिकेशन आर्ट्स हो। तो मैं उन सारी चीजों में डैबल करता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वाओ, ग्रेट। मतलब बहुत ही मुश्किल काम। यहाँ पे अगर किसी को 1 से 2 काम दे दिए जाए तो वो संभालने मुश्किल हो जाते हैं, और अब माशाल्लाह इतनी सारी चीजों को लेके एक साथ चल रहे हैं और बड़ी परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं पे भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी आवाज की तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग हैं रेडियो के लोग, और रेडियो के लोग सबसे पहले मतलब देखते बाद में, सुनते पहले। तो माशाल्लाह आपकी आवाज, आपका जो उतार चढ़ाव है, जिस तरह से आप बात करते हैं, वो फौरन से, मतलब अगर कोई नहीं भी आपको देखे ना तो फौरन से दिल में जगह आपकी आवाज की वजह से बनती है। मेरी आवाज का ताल्लुक डायरेक्ट मेरे दिल से है, और दिल जिंदा होता ही तब है जब धड़कता है। तो उतार चढ़ाव तो एक बड़ा कुदरती अमल है, होना चाहिए। दिल से बोलें, मैं समझता हूँ कि कशिश आई जाती है। जबरदस्त। आपको मैं से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके शनाज में मैंने देखा जो आपका किरदार है वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल चेंज कैरेक्टर आप कर रहे हैं। और इसमें ये जो बड़ा सेटल सा एक रोल है, एक बिजनेसमैन, एक अपनी ईगो, एक अपनी पर्सनालिटी, जो जिस तरह से वो अपनी सोच रखता है वो डिफरेंट है। शनाज एक डिफरेंट सीरियल चल रहा है। एक तो इस वक्त चलने वाले सीरियल्स में कौन सा रोल आपको ज्यादा पसंद है, या किसको आपको लगता है कि आपके ज्यादा करीब है? मुश्किल सवाल किया आपने। मुश्किल इसलिए कि हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। वक्त के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से जो एक्टर होता है वो डायरेक्टर की डायरेक्शन पे परफॉर्म करता है। तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, राइट? वो मतलब अलग अलग चीजें। वो शनास अपनी शनाख्त रखता है, और मैं के अंदर मैं एक और तरीके से हूँ। तो दोनों फर्क, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहें तो शनाज ज्यादा एक सेंसिटिव नैरेटिव था, एक ज्यादा मैच्योर्ड नैरेटिव मुझे लगा।
और मजे की बात यह है कि अगर आप रेटिंग्स की और नंबर ऑफ व्यूज की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों के बीच में। मैं अगर इधर है तो शनास इधर है, लेकिन आई बिलीव के इससे हमें जज नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, एंड आई एम नॉट डाउन प्लेइंग द रोल ऑफ रेटिंग्स एंड पॉपुलैरिटी। बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बिजनेस है जी, और it's a for-profit venture, all these productions obviously, क्योंकि ये स्टेट टेलीविजन तो नहीं कर रहा, ये तो प्राइवेट एंटरप्राइज कर रही है। लेकिन मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि अगर अशफाक अहमद साहब या बानो कुदसिया साहिबा या अमजद इस्लाम अमजद साहब या अनवर सजाद साहब वगैरह वगैरह, there's a huge list of giants who have written for television, और जिसको आज भी हम और ग्लोबली हम गोल्डन ईरा ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन कहते हैं, उन लोगों को कैसा लगता अगर मार्केटियर्स के हाथ में उनका क्राफ्ट आ जाता और पोस्ट ये लग रही होती कि 11.2 जीआरपी या 12.7 या 9.3। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और आज के दौर की एक कंपल्शन कह लें और प्रेशर कह लें कि राइटर खुद आज, डायरेक्टर खुद आज अपने सोशल्स पे, अपने सोशल मीडिया पर ये रेटिंग शेयर कर रहा होता है, विच इज प्योरली अ बैरोमीटर ऑफ a sample representative sample size of select households in Pakistan, which is for the advertiser, कि मैं इधर अपना एड स्पेंड लगाऊं या ना लगाऊं। तो मैं इसलिए शनास को और मैं को रेटिंग के तनाजुर में नहीं देखता, नंबर व्यूज के हिसाब से भी नहीं देखता। मैं दोनों को उनकी मेरिट पे देखता हूँ। मुझे शनास में रोल अपना ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा मैच्योर लगा, और जो मैं है उसमें मुझे थोड़ा सा लाउड लगता है कंपैरेटिवली, बट क्या चीज का उसको पसंद आ जाए, आई थिंक इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि people have loved me for my character, which is a negative character eventually, you know, in the sense that he is the antagonist in the whole scheme of things, right? एक तरह का विलन है। विलन से उनसियत होना एक कमाल है, और ये मेरी जिंदगी का दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे ये लग रहा है कि ऐसा है। पहला था दायरा। दायरा जो थी, इट वाज आई थिंक 2002 में आई थी, बहुत स्मोकी एडेप्टेशन। Okay. I played a negative character, and yet the entire sympathy of the world was with the character I played by the name of Dara Shikoh Shahzad. और जो उसका protagonist था वो अदनान सिद्दीकी था। He played the role of this gentleman called Aurangzeb, Ozzy. लेकिन the entire वो बैंड जो थी ना ऑडियंस की, लाइकिंग की, मेरी तमाम तर खताओं के बावजूद, गलतियों के बावजूद, everything that possibly go wrong about that character went wrong. वो लूजर था, he would blame the world except himself, blah blah blah. लेकिन लोग थे कि उनको वो दारू पसंद है। तो मैंने ये दूसरी बार एक्सपीरियंस किया है, तो I can say 1 to 1। हाँ जी, I hope I've been able to answer your बिल्कुल question. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको मैं वैसे पर्सनली देखूं, जो मेरी आपसे बातचीत हुई, तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि आप बहुत हम्बल हैं अपनी लाइफ में, और मैं का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल एक अपोजिट कैरेक्टर है। वो उसके अंदर इतनी ही मैं है, इतनी ही ईगो है। तो एक ऐसे कैरेक्टर में जाना और फिर अपने आप को इतना ज्यादा मनवाना, जबकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी ना हो, तो इतना कुछ हकीकतन मतलब ऐसा लग रहा है कि आप हैं ही वैसे। तो ये बड़ा कमाल है, इसको शायद लोग पसंद करें। तो अच्छा, और फिर दूसरी चीज ये कि पूरी स्पॉटलाइट अगर देखा जाए ना, मैं में आयशा खान है, वहाज हैं, सब उसमें उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, लेकिन इस वक्त स्पॉटलाइट आप पर है, आप उसके मैं के मेन कैरेक्टर बने हुए हैं। तो ये एक सीरियसली मतलब हैरत की बात भी है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपकी ड्रेसिंग, आपका लहजा, आपका बात करना, आपकी हर चीज जो है वो बड़ी मतलब चल रही है, लोग सब पसंद कर रहे हैं उसको, अच्छा लग रहा है आपको देख के। अच्छा सर,
तो अभी आपने कहा नेगेटिव रोल्स, तो नेगेटिव रोल्स को आपने कहा कि मतलब ये आपको हैरत भी हुई और वाकई मुझे भी कभी कभार हैरत होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे राइटर्स इस तरह के रोल्स को बहुत ग्लोरीफाई भी करते हैं? क्या रीजन होता है कि वो जो लोग जब देखते हैं तो उनके दिल में इतनी जगह बना लेते हैं? देखिए, बात यह है कि कहानी जो होती है ना, कोई भी कहानी दुनिया में वो जिंदगी की तरह होती है, क्योंकि असल जिंदगी के अंदर भी दुनिया में हीरोज भी होते हैं और विलन्स भी होते हैं, स्ट्रगल्स भी होती है, हिंड्रेंसेस भी होती है। तो कहानी जो होती है हमारे गिरदोनवार की होती है हमेशा, हमारे आसपास से ही हम लेते हैं, हम बोरो करते हैं। जितने थीमेटिक्स होते हैं, चाहे वो बहुत ड्रामेटिकली ड्रास्टिक हो या बहुत सटल हो, लेकिन होते हैं हमारे आसपास मौजूद हैं कहानियां, हम उनसे बोरो करते हैं, जो राइटर बोरो करता है। एक अच्छे प्रोटैगनिस्ट को या हीरो को ऊपर आने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी हीरो चाहिए होता है। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आई थिंक वो जो नैरेटिव या कहानी या किरदारों के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है या जो प्ले होता है, क्लास एक्ट्स होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे, मैं समझता हूँ। तो राइटर्स ये बात समझते हैं और लिखते हुए उस चीज का ख्याल रखते हैं। अब अगली बात आ जाती है दरअसल कास्टिंग की। कास्टिंग जो होती है वो विजन होती है प्रोड्यूसर की और डायरेक्टर की, कि वो किसको इसमें मोल्ड करते हुए। अगर आज मैं ना होता, मैं तो कोई और होता, तो वो अपनी सेंसिबिलिटी लाता, वो अपना नुआंस लाता, मैनरिज्म लाता, अपना एक उसका यूनिकनेस लाता। तो कई बार जब किरदार लोगों को पसंद आ जाते हैं तो वो एक तरह से परफेक्ट फिट होता है, क्योंकि लोग भी उसको वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे डायरेक्टर दिखाना चाहता था। कई बार ऐसा होता है कि आप फिट नहीं हो पाते। तो आई थिंक ये मुश्किल मरहला होता है किरदार को लिखना और फिर किसी को उस सांचे में बिठाना और फिर उस कैरेक्टर को जिसको आप लेते हैं, क्या वो उसके साथ जस्टिफाई कर पाया कि नहीं, क्या वो जस्टिस कर पाया है कि नहीं, क्या उसके साथ उसने उस किरदार को निभाया है कि नहीं। अब उस निभाने के दरमियान वो डायरेक्टर है और वो एक्टर है, और इसको जो इसका फाइनल डिसीजन है, इसके जो जज हैं वो ऑडियंस है। तो डायरेक्टर और वो एक्टर कितना कामयाब होता है ये आप लोग बताते हैं, और जैसा कि है लोगों को पसंद आया उनकी मेहरबानी, मैं क्या कह सकता हूँ। जस्ट पीपल आर काइंड, मैं और क्या कहूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें ये भी एक मेरा ख्याल है फैक्टर होता है कि मैं देखने का फैसला बहुत सारे लोगों ने शायद आयजा खान की वजह से किया हो, बहुत सारे लोगों ने वहाज की वजह से किया हो। तो कास्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपकी कास्ट, क्योंकि शहनाज जो है जब वो आया, ग्रीन एंटरटेनमेंट के इस वक्त तमाम सीरियल्स अच्छे हैं, तो वो शायद हो सकता है कि कास्ट की वजह से भी बाज़ औक़ात जो आपके साथ सपोर्टिंग है, मैंने आपका देखा थोड़ा बहुत सीन, बस मुझे अंदाजा हुआ कि एक थोड़ा सा मतलब एक परेशान हाल टाइप का आदमी है और उसमें अपनी बिल्कुल लुक भी चेंज है। तो लेकिन वो पूरा मैं अभी फॉलो नहीं कर रही, इसलिए मैं उसके ऊपर उस तरह से बात नहीं कर पाऊंगी। तो फिर ये भी एक फैक्टर होता है कि कास्ट जो आपके साथ मौजूद है उनकी वजह से भी बहुत सारे लोग देखना चाह रहे होते हैं अपने फेवरेट लोगों की वजह से। अच्छा सर, आप जो माशाल्लाह मीडिया में इतने सारे रोल्स निभा रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट चैलेंजिंग रोल अब तक कौन सा रहा और किसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? एक तो ब्रांड आइडेंटिटीज डेवलप करने में बहुत मजा आता है। आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आइडेंटिटीज, और मुझे चैनल्स लॉन्च करने में बहुत मजा आता है। पाकिस्तान का हर बड़ा चैनल लॉन्च किया हुआ है, उसके तमाम आइडेंटिटी, लुक, फील, डिजाइन, लोगो, म्यूजिक सब मेरा किया हुआ है। जबरदस्त। मुझे उसमें बड़ा चैलेंजिंग लगता है और मजा आता है, और पाकिस्तान के जितने टॉप ब्रांड्स हैं वो मेरे हाथ से निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे वो बड़ा चैलेंज भी लगता है, बिकॉज आई एम रेसिंग अगेंस्ट टाइम, और हर बार वो जो मेरा क्लाइंट होता है उसको मुझसे एक नई चीज की, एक जिद्दत की, नई जहद की उम्मीद होती है, और होनी भी चाहिए, और मेरी भी यही काविश होती है, और मैं अभी तक तो कामयाब रहा हूँ जितने चैनल्स मैंने किए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चैनल्स लॉन्च मैंने किए हैं, तो बड़ा मजा आता है, और आइडेंटिटीज क्रिएट करने में, लोगोज, बहुत मुझे एंजॉय। अच्छा, कुछ अगर नाम आप हमें बता सकें? बहुत हैं जी, मतलब आइडेंटिटीज में जियो, दुनिया, ARY,
नियो, आप न्यूज, इंडस, ये सारे मेरे किए हैं। इनकी आइडेंटिटी, सारी इमेज, 6 सितंबर का जो पूरे पाकिस्तान में आइडेंटिटी लगी होती है, यौम दिफा की मेरी है। ISI का जो मारखोर था, जो अब नहीं, अब चेंज हो गया, पहले ISI का जो लोगो था वो मारखोर था, वो मेरा बनाया हुआ है। और ऐसे लातादात काम मैंने किए, लातादात। पीटीवी मैंने किया, जो अब आप देखते हैं स्क्रीन पे, PTV न्यूज, होम वगैरह। तो बहुत सारे किए जी, बहुत किए, बहुत काम किए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने कहा कि आपको ये आइडेंटिटी जो सेट करना है उसमें और उसको डिजाइन करने में मजा आता है, तो ये वाकई मतलब एक तरह से देखा जाए तो किसी भी चैनल की वही जो शुरू में उनकी जो ब्रांड लाइन होती है जिससे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वही उनकी पहचान बन जाती है। तो ये एक मुश्किल तरीन काम है कि आप वो पहला इम्प्रेशन क्रिएट करो। हाँ, पहला इम्प्रेशन, तो ये बड़ा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब जैसे कोई भी चैनल लॉन्च करता है तो उनका कोई ओनर है, कोई उनके जो लोग हैं, तो उनके जहन में जैसे टैगलाइन तो आपने डिजाइन की, उनकी इनका लोगो आपने डिजाइन किया, इनके चैनल को आपने पहचान दी, उसके पीछे उनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? मतलब एक हर चैनल के अपनी किसी एक डिफरेंट चीज को लेके चल रहा होता है या नहीं? नो, जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पे डाल देते हैं। They leave it up to me. It's my job and this is where I bring the difference. I think वो मुझे अगर हायर करके ये बताएंगे कि उन्होंने क्या करना है तो वो खुद ही कर ले, मुझे क्यों रखा हो? तो मेरी कंसल्टिंग होती है इसलिए कि मैं उनको बताऊं और उनको समझाऊं कि हमें कंपटीशन के होते हुए या जिस हम मीडिया स्केप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स जरूर होते हैं, लेकिन उसको जो खंदो खाल देना होता है वो मेरी जिम्मेदारी होती है। I think that's the art. That is, how do you blend strategy with creative? How do you bring visual arts with information arts? कि आपने जो information है, क्योंकि उसके अंदर मेरा मेन जो वो होता है फोकस, वो मुझे ज्यादा पसंद न्यूज चैनल्स लॉन्च करना है, एंटरटेनमेंट में करता हूँ। अभी ग्रीन चैनल जो है उसकी सारी स्क्रीन लुक है, ग्राफिक्स जो आप देखते हैं वो मेरी बनाई हुई है। मजे की बात है कि मुझे वो, क्योंकि जान पहचान है, वो भाई हैं जैसे इमरान, वहां पे वो मुझे पीछे पड़ गया कि हम बड़े परेशान हैं, हमने लॉन्च करना है। मैंने जिंदगी में इतनी जल्दी कोई लुक डिजाइन नहीं की होगी, 3 दिन के अंदर मैंने उसको डिलीवर करके दिया, द एंटायर चैनल इन 3 days। कैन यू इमेजिन? तो बड़ा चैलेंजिंग लगता है। ये है चैलेंजिंग, और ये मतलब ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे अभी ग्रीन आया तो उनकी वो लाइन है कि क्योंकि मैं ग्रीन हूँ, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था उसके पूरे पीछे, तो वो डेफिनेटली आपका ही होगा, तो इसलिए मैं जानना चाहूंगी उसके बारे में। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इनकी मैंने सिर्फ स्क्रीन ग्राफिक्स की है। इन स्क्रीन ग्राफिक्स की, ओके। जो उसमें वॉइस है वो भी मेरी है, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ और वगैरह वगैरह मेरी आती है। ये लाइन उनकी थी, विजन उनका था, मैंने ट्रांसलेट किया। सही। अच्छा सर, मतलब अभी जैसे ग्रीन आया और अभी आपने बात की थी बानो कुदसिया की, अशफाक अहमद साहब की, तो इस वक्त जब ग्रीन के आने के बाद एक लोगों में एक जो तासुर है वो ये है कि PTV का दौर दोबारा से एक तरह से रिवाइवल, आप उसको कह लें, एक तरह हमें नजर आ रहा है दोबारा से कि डिफरेंट स्टोरीज हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हो रहा है जिनके ऊपर शायद अभी पिछले दिनों नहीं हो रहा था। आप इसको कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि वो जो बानो कुदसिया, अशफाक अहमद साहब और जो पहले हमारे जो लिखने वाले बेहतरीन लोग थे, क्या वो दौर वापस अब दोबारा आ सकता है, या आप ग्रीन की सूरत में उसको देख रहे हैं? ये बहुत जल्द होगा इसके बारे में कोई तासुर कायम करना या कहना। वजह ये है, ये आपने बड़ा पेचीदा सवाल किया है, इट्स डिफिकल्ट टू आंसर एंड आई विल टेल यू व्हाई। आप अगर मुझसे आज कहें कि कंप्यूटर के दौर में मैं टाइपराइटर दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, चलेगा कि नहीं? ओके, तो थिंग्स इवॉल्व। जो हम 25 साल पहले थे आज नहीं है। कहानी अलबत्ता वही रहती है, कहानी को पेश करने के जाविया, तरीका, अक्सबंदी का बदल गया है। द वे यू शूट, द इक्विपमेंट, द लाइट्स, प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं। केबल एंड सैटेलाइट अब वो वाहिद जरिया नहीं रहा। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है केबल एंड सैटेलाइट से बड़ा हो गया, और कोविड के बाद तो और मजीद बड़ा हो गया, क्वाड्रुपल कर गया। यू नो, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस देख लें, अमेज़न की देख लें, जी जिंदगी देख लें, you name it. So there was a huge increments in terms of subscription base
during the COVID time. अच्छा, आपने डेफिनेटली आपने म्यूजिशियंस के साथ भी काम किया हुआ है और हम देखा जाए एज ए नेशन हम म्यूजिक लवर हैं। मुझे इस बात पे भी, क्योंकि आप मुझे मिल गए एक ऐसे बंदे जिनका हर फील्ड से ताल्लुक रहा है, तो मैं आपसे ये सवालात इसलिए बड़े इजीली कर पा रही हूँ। हम म्यूजिक लवर नेशन है, हम म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कोई भी चैनल ऐसा नहीं मिलता जो कि म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो पाकिस्तान का। हमारे पास बेहतरीन टैलेंट है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? और कुछ मतलब ऐसा कुछ आपके पास है, कोई ऐसा आइडिया डेफिनेटली आपके पास है, आपको लगता है कि वो आइडिया इस दौर में बिकेगा दोबारा, कि जिसपे हम म्यूजिक पे काम कर सकें? पाकिस्तान में जो प्राइवेट चैनल शुरू हुए हैं उससे बहुत पहले पीटीवी जो है उसके अंदर म्यूजिक प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल होती थी, उसका खासा था। एग्जैक्टली, यंग तरंग ले लें, ये ले लें, वो ले लें, नाजिया ज़ोहेब ले लें, आलमगीर साहब ले लें, मोहम्मद अली शेखी साहब ले लें, अमजद हुसैन साहब ले लें। क्लासिकल म्यूजिक बकायदा वहां पे बकायदगी से नशर होता था, ब्रॉडकास्ट होता, पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो अब आपको कहीं नहीं मिलता। राग रंग के नाम से प्रोग्राम था। एंड यू नो लातादाद हिस्ट्री भरी हुई है पाकिस्तानी म्यूजिशियंस की। तुफैल नियाजी साहब ले ले, मेहदी हसन साहब ले ले, गुलाम अली साहब, शौकत अली साहब, आई मीन यू नेम इट एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो ये तो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। अच्छा, अब फर्क, हाँ, अभी जैसे आपने इंडस का जिक्र किया था, आपने इंडस म्यूजिक भी था, ARY का जिक्र किया, ARY म्यूजिक, MTV जो हमारे यहाँ से भी जाता था, लेकिन अब वो कुछ नहीं। MTV अभी भी नहीं, MTV नहीं, ARY म्यूजिक अभी भी है, 8XN अभी तक है। There are other channels of music that still exist, ऐसा नहीं है। प्ले म्यूजिक, प्ले टेलीविजन है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या हुआ। जब पीटीवी के दौर में म्यूजिक आता था तो पहली चीज है, ये तो वाहिद चैनल था, पूरा पाकिस्तान देखता, और हाइब्रिड चैनल था, यानी कि उसमें सुबह तिलावत और इस्लामी प्रोग्राम शुरू होता था, फिर दीनी प्रोग्राम्स के बाद एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते थे, फिर शाम में ड्रामे होते थे, डार्क टाइम होता था, लोग खतूत लिखते थे, खत पढ़े जाते थे, राइट। अब वो व्हाट्सएप और ये डिजिटल कनेक्टिविटी का दौर तो था नहीं। लोग इंतजार करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट से हम कलर हुए, 6-8 घंटे की ब्रॉडकास्ट से हम 24 आवर ब्रॉडकास्ट हुए, रात को फिर लेट नाइट प्रोग्राम होता था। तो एक हाइब्रिड चैनल था जिसमें सब कुछ था, सो इट वाज अ फैमिली चैनल। उसके बाद ऑब्वियसली दुनिया की तरह मार्केट एडजस्टमेंट्स आती हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल्स हो गए, 24 आवर न्यूज हो गया, जियो भी जब लॉन्च हुआ मैंने किया, मुझे याद है, हाइब्रिड चैनल था, उसमें सब कुछ था। फिर जियो न्यूज अलग हुआ, जियो एंटरटेनमेंट अलग हुआ। इसी तरह अब आप देखते जाएं, खाने पीनों के चैनल अलग हैं, रिलीजियस अलग है, तो ये चैनल्स अलग हैं। तो ये बदतदरीज चेंज होता रहा, इसीलिए म्यूजिक चैनल्स अलग हो गए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा आई थिंक म्यूजिक का जो रेवोल्यूशन आया वो आया इंडस के थ्रू, MTV जब पाकिस्तान में, तो म्यूजिक के अंदर बहुत काम हुआ है पाकिस्तान में और हो रहा है। लेकिन अब म्यूजिक की जो लिसनिंग है ना वो बदल गई है। लोग स्पॉटिफाई, Amazon, एप्पल, सावन, इस तरह के, पटारी पाकिस्तान में और एक आधा और ऐप है, उसको सुन रहे। तो कंजम्पशन पैटर्न्स बदल गए। ये उसी तरीके से है कि जब मैं आपको मिसाल दूं कि मैकडॉनल्ड्स जो है जब बना था तो वो वेट्रेसेस जो हैं वो गाड़ी पे ले जाके सर्व करती थी। तो जब मैनेजमेंट टेक ओवर हो रहा था, मर्जर हो रहा था, तो अगले पार्टनर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग खुद आके काउंटर से बर्गर खरीदें। तो जो ओरिजिनल ओनर्स है मैकडॉनल्ड्स के, उन्होंने कहा ये कैसे होगा, ये मतलब कोई खुद क्यों आएगा, और आप कह रहे हैं कि उनको हम बजाय ट्रे में बर्गर देने के कागज में लपेट के ब्राउन रंग की थैली में देंगे, लोग नहीं लेंगे। और ऐसा हुआ और लोगों ने लिया, और आज सारी दुनिया फास्ट फूड ऐसे कंज्यूम करती है। तो इसी तरीके से म्यूजिक की कंजम्पशन भी बदल गई है, और मैं समझता हूँ आज से ज्यादा म्यूजिक टीवी की बुनियाद बनिस्बत अब ज्यादा म्यूजिक है, ऑन कमांड है, ऑन डिमांड है, ऑन एक्सेस है। सो आई बिलीव तो थिंग्स हैव मूव्ड फॉर द बेटर। जब टीवी था नुकसान ये था कि अगर शहजाद नवाज ने कोई गाना गाया है या बनाया है, उसको रॉयल्टी कहाँ मिलती थी। जब इंडस पे चल रहा था या जब पाकिस्तानी चैनल्स पे चल रहा था, ARY म्यूजिक पे चल रहा था, तो पैसा तो नहीं मिल रहा था उस फनकार को। अब कम से कम उसको रॉयल्टी तो मिलती है जब दुनिया की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो स्ट्रीम होता है, उसका रिलेटिव शेयर मिलता है। तो आई थिंक ये तो बहुत बेहतर हुआ है।
क्योंकि असल मायनों में जो इंसाफ हुआ है फनकार के साथ वो अब हो रहा है। रेडियो तो रॉयल्टीज देता था पाकिस्तान, टेलीविजन भी देता है। पाकिस्तान में जो नाशिर हैं, पब्लिशर्स हैं, वो ऑथर्स को उनकी रॉयल्टीज देते हैं पब्लिकेशन की। एक्टिंग में तो आज तक नहीं है। मैंने आपके लिए ड्रामा किया, वो अब आपका हो गया। उसने चैनल ने खरीद लिया, चैनल का ता हयात उसका हो गया। वो 50 बार चलाए, 200 बार उसको चलाए, डिजिटल पे यूट्यूब पे अलग पैसे बनाए, किसी और प्लेटफॉर्म पे अमेज़न पे या अगर नेटफ्लिक्स पे चंद एक ड्रामे जैसे पाकिस्तान के गए, वो अलग पैसे कमाए। लेकिन उस आर्टिस्ट, वो एक्टर, वो डायरेक्टर, उस राइटर को तो कुछ, उस म्यूजिशियन को तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो चमेली बनाई, और जिस वक्त आपने चमेली मूवी प्रोड्यूस की थी उस वक्त डेफिनेटली मतलब मूवीज का भी बहुत ही बुरा हाल एक इंडस्ट्री का हमारा चल रहा था। तो रिस्क तो मुझे अंदाजा हो गया आपसे बात करते हुए कि आपका अपना एक विजन है, और बंदे की जो एक सक्सेस होती है उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो उसका विजन ही करता है। तो कैसा वो प्रोसेस रहा, और आगे आपकी नजर में क्या है हमारी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल, और आपके अपने इरादे क्या हैं? देखिए, चमेली ना सिर्फ मैंने प्रोड्यूस की, मैंने लिखी भी। उसकी स्टोरी, उसके डायलॉग्स, उसमें मैंने एक्ट भी किया। उसकी तमाम जितनी आर्ट डायरेक्शन है और प्रमोशन डिजाइन है वो मैंने किया। जाहिर बात है जब मैं कर रहा था उस पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा, क्योंकि लातादाद नेट पे चीजें पड़ी हुई हैं और मेरे इंटरव्यूज इस बारे में। मुख्तसरन मैं ये बता देता हूँ कि सबने कहा कि तुम क्या बना रहे हो, पाकिस्तान में कभी कोई हुकूमत ने अपना दौर पूरा नहीं किया, और तुम कह रहे हो कि इस बार हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी और वक्त पे इलेक्शंस हो गए और तुम इलेक्शन पे फिल्म बनाना चाहते हो, जबकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस बार लोएस्ट वोटर टर्नआउट होगा, और तुम कह रहे हो कि मैं लोगों को इनकरेज करूंगा कि वो आए और निकलें और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने और नए लोगों को लेके। तो मैं उनको एक शेर सुनाया करता था, कोई मोहब्बत रब दे नाल झुम भुलिया गुम, पागल पागल लोकी आखण भुलिया आहो आहो आख। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आपको पागल समझता है? We're not here to prove to the world that we are right and they are wrong. It doesn't matter. तो सर बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह ताला फिर अनकरीब मिलेंगे आपके ड्रामे के साथ, जो कि डेफिनेटली बहुत पॉपुलर भी होगा। Thank you for having me in your show. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आपका।